नहीं है। कर्नाटक में हटा वीकेंड कर्फ्यू, राजधानी बेंगलुरु समेत सभी शहरों के बाजारों में रौनक लौटी। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज हुई, 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए केस मिले। बेंगलुरु में कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में प्रशासन, बाजारों में कैंप लगाकर की जा रही है कोविड टेस्टिंग। श्रीनगर में वीकेंड कर्फ्यू का दिखा असर, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, शहर में दुकानों पर लटका है ताला। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखा लॉकडाउन का असर, रोटी और ब्रेड बनाने वाले स्थानीय लोगों के पास नहीं है रोजगार। कोविन ऐप से लोगों के डेटा लीक की खबर से हड़कंप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा लीक के आरोपों को खारिज किया। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर चेकिंग सख्त, जिला बॉर्डर पर वैलिड पास वाली गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर में सुधार, 20% से नीचे पहुंचा संक्रमण रेट, कोरोना से मौत के आंकड़े अब भी डराने वाले। महाराष्ट्र में कोरोना के 48,270 नए मामले सामने आए, 52 लोगों ने जान गंवाई, 2,343 पर पहुंचा ओमिक्रॉन संक्रमण का आंकड़ा। मुंबई में कोरोना के 5,000 नए केस मिले, कोरोना से 12 मरीजों की जान गई। असम सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए नया एसओपी जारी किया, राज्य स्तर पर कुल 1,000 और जिला स्तर पर 500 लोगों को शामिल होने की इजाजत। केरल में 41,668 नए पॉजिटिव केस मिले, 17,053 लोग कोरोना से रिकवर हुए। तमिलनाडु में शुरू हुआ 19वां मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, आईआईटी कैंपस में वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन, राज्य के हेल्थ मिनिस्टर ने किया उद्घाटन। यूपी में तीसरी लहर में सबसे ज्यादा 22 लोगों की जान गई, सूबे में 16,142 नए केस मिले। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के सीएमएचओ का दावा, पहले की तुलना में घटने लगे हैं कोरोना के मामले, 1.81% है जिले में पॉजिटिविटी रेट। यूपी में कानपुर रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना को लेकर सख्ती, बाहर से आ रहे यात्रियों की हो रही है आरटीपीसीआर जांच। गुजरात में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण, 8 बड़े शहरों के साथ 17 कस्बों में लगा नाइट कर्फ्यू। गुजरात के आनंद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर में नाइट कर्फ्यू। हैदराबाद में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। असम में कोरोना 6,897 नए केस आए हैं, 15 लोगों की जान गई। झारखंड में कोरोना के 2,015 नए मामले, 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 9,603 नए केस मिले, 4 मरीजों की जान गई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 6,655 नए मामले सामने आए, 12 मरीजों ने जान गंवाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5,029 नए केस मिले, 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 9,154 नए मामले, 35 मरीजों ने जान गंवाई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 16,000 नए केस मिले। उड़ीसा में कोरोना के करीब 10,000 नए मामले, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 41,668 नए केस मिले, एक दिन में 100 से ज्यादा मरीजों की जान गई। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज का बयान, सिर्फ 3% मरीज अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु में कोरोना के 29,870 नए केस मिले, 35 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्य सरकार का फैसला, 23 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन लगाया। रूस में कोरोना का कहर, एक दिन में रिकॉर्ड 49,513 नए केस मिले। स्टडी में खुलासा, ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर की 2 डोज के मुकाबले स्पुतनिक वी के 2 टीके ज्यादा असरदार। अलीगढ़ में हथियार बनाने के अवैध फैक्ट्री पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी, हर साल बनाए जाते थे 1,000 हथियार। छापेमारी में 9 अधूरे और 10 तैयार देसी कट्टे बरामद, भारी मात्रा में कच्चा माल, बैरल, ट्रिगर मशीन, भट्टी भी जब्त। बिहार के भोजपुर में बालू घाट पर वर्चस्व की जंग, जमकर हुई फायरिंग, दोनों की जान गई, घटना का वीडियो मिला। घाट पर पूजा करने पहुंचे थे घाट के ठेकेदार, बाद में पहुंचे कुछ लोगों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, फिल्मी स्टाइल में असलहा लहराते हुए भागे बदमाश। बिहार के गया में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 महिलाओं का किया गया रेस्क्यू, 13 लोगों को गिरफ्तार किया। हेट स्पीच मामले में यति नरसिंहानंद की मुश्किलें बढ़ी, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की दी सहमति। नोएडा में एक घर के अंदर जबरदस्ती घुसकर लूटपाट के मामले में कार्रवाई हुई है, 2 की गिरफ्तारी हुई, लूटा हुआ सामान भी बरामद हो गया। पटना में ज्वेलर के शोरूम पर लूट का पर्दाफाश, ज्वेलरी और पिस्तौल के साथ आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व से सटे जंगल में 3 पैंथर के शव पाए गए, वन विभाग ने जहर की वजह से मौत की आशंका जताई। नशे की हालत में मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स, इंदौर के विजयनगर इलाके की घटना, 45 मिनट के बाद टावर से नीचे उतरा। कोयम्बटूर में अवैध वन्य जीव व्यापार से जुड़ी मामले में कार्रवाई हुई है, हाथी के दांत, हिरणों के सींग, खाल, तेंदुआ के नाखून, दांत समेत 274 चीजों को जलाकर नष्ट किया गया। बुलीबाई ऐप के बाद क्लब हाउस ऐप पर महिलाओं के बारे में अश्लील बातें, 3 मुख्य आरोपी मामले में गिरफ्तार। गैंगस्टर सुरेश पुजारी की कस्टडी मुंबई पुलिस को 29 जनवरी तक मिली, मुंबई एचएस की कस्टडी में था। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी, बिना सबूत आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर रद्द हो सकती है जमानत। सचिन वाजे के चांदीवाल आयुक्त में अर्जी, ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम मिलिंद भरंबे को गवाह के तौर पर पेश करने की था। गया में कैमरे के अंदर अंगीठी जलाकर सो रही महिला समेत 3 बच्चों की दम घुटने से मौत हुई, प्रशासन ने परिवार को मदद का हर संभव भरोसा दिया। झारखंड में सुरक्षा बलों के सामने नक्सलियों के जोनल कमांडर ने सरेंडर किया, सरेंडर करने वाली नक्सली पर था 10 लाख का इनाम। कोरोना मरीजों की सहायता के लिए आगे आया गया का प्रधान डाकघर, 28 डाकिये होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों तक पहुंचा रही है मेडिकल किट। कड़ाके की सर्दी में प्रवासी पक्षियों को भुखमरी से बचाने के लिए अधिकारियों ने फैलाए अन्न के दाने, तापमान 0 के आसपास रहने तक कश्मीर में जारी रहेगी इस तरह की मदद। अहमदाबाद के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर चलाने वाले एनजीओ की अनोखी पहल, जानवरों को पालने का खर्च निकालने के लिए लोगों से एनिमल अडॉप्ट करने को कहा। लद्दाख को मिला पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ, ले में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए में अब नहीं होगी कोई परेशानी। सिलीगुड़ी में स्ट्रॉबेरी की खेती से मालामाल हुए किसान, उत्पादन और मांग में तेजी से किसानों की आय में बढ़ोतरी। आदि बद्री बांध निर्माण के लिए हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच MOU साइन हुआ, बांध निर्माण से धरती पर दिखेगी सरस्वती नदी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, आदि बद्री डैम के निर्माण से वर्षों पहले विलुप्त हुई सरस्वती नदी का होगा पुनरुद्धार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का प्राकृतिक खेती पर जोर, कहा मैं प्राकृतिक खेती अपने खेतों से शुरू करूंगा। दिल्ली के बजट के लिए एक्शन में सरकार वित्त एवं योजना विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वाराणसी में लकड़ी पर कारीगरी के लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र, कलाकार ने लकड़ी से बनाया राम मंदिर का मॉडल। कलाकारों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी तैयार किया, रुद्राक्ष का 3D मॉडल बनाने का भी मिला ऑर्डर। असम में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। अहमदाबाद के सुंदरवन चिड़ियाघर में प्रबंधन ने शुरू की अडॉप्ट एनिमल की पहल, कोरोना के कारण बिगड़ते वित्तीय हाल को सुधारने का प्रयास। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच प्रवासी पक्षियों के लिए खाने का इंतजाम, 27 जगहों पर खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में टीम इंडिया को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त। साउथ अफ्रीका ने 286 रन के टारगेट को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, यान मलान ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 71 गेंद में 85 रन बनाए। दूसरे वनडे मैच में करारी हार पर बोले ऋषभ पंत, कहा साउथ अफ्रीका ने मिडिल ऑर्डर में हमसे अच्छी बैटिंग की, ज्यादा वनडे मैच
मैच न खेलना भी एक हाथ की वजह है। इमरान ताहिर ने टीम इंडिया पर दक्षिण अफ्रीका की जीत को बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। कहा दक्षिण अफ्रीका की टीम युवा खिलाड़ियों से भरी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कप्तानी को लेकर बोलने पर कोहली को नोटिस भेजने पर विचार करने की खबर खारिज कर दी। कहा यह खबर सही नहीं। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान नियुक्त किया। ड्राफ्ट के जरिए राशिद खान और शुभमन गिल को भी चुना। लखनऊ फ्रेंचाइजी ने केएल राहुल को अपना कप्तान बनाने की पुष्टि की। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और रवि बिश्नोई को भी टीम में लिया। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के चौथे दौर में प्रवेश किया। तीसरे दौर के मुकाबले में रूस के करेन खाचानोव को हराया। नाओमी ओसाका को होना पड़ा बड़े उलटफेर का शिकार। तीसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका के अमांडा के हाथों हाथ का सामना करना पड़ा। बाईचुंग भूटिया ने की भारतीय फुटबॉल महिला टीम की तारीफ। कहा टीम ने लंबी राह तय की है। सीरिया की जेल पर आईएसआईएस के आतंकियों का हमला। 67 लोगों की जान गई। 40 आईएसआईएस के आतंकी भी मारे गए। जेल में बंद थे आईएसआईएस के आतंकी। हमले के बाद भागे आतंकी। 100 से अधिक आतंकवादियों को फिर पकड़ा गया। अमेरिका में गर्भपात कानून पर का भारी विरोध हो रहा है। सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च फॉर लाइफ के नाम से रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क में घरेलू विवाद के बाद पहुंची पुलिस पर हमला। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक पुलिस वाले की मौत, संदिग्ध भी मारा गया। जो बाइडेन और जापानी पीएम फुमियो किशिदा के बीच पहली मीटिंग। चीन और हांगकांग को लेकर बातचीत हुई। पेरू में बाढ़ से बढ़ा नदियों का जलस्तर। 2 होटल में घुसा पानी। रेलवे लाइन भी डूबी। घाना में विस्फोटकों से भरे ट्रक में ब्लास्ट। 17 लोगों की जान गई। दर्जनों जख्मी। ब्लास्ट के बाद बस्ती में दिखा भयानक मंजर। हिंद महासागर में रूस, ईरान और चीन की साझा नेवी ड्रिल। रूस ने पैसिफिक फ्लीट यूनिट भेजी। नेवल ड्रिल में रूस के 14, चीन के 2 और ईरान के 11 लड़ाकू जहाज हिस्सा ले रहे हैं। 11 यूक्रेन विवाद। रूस और बेलारूस का सख्त रुख। रूस अमेरिकी विदेश मंत्रियों के बीच बैठक में नहीं निकला कोई ठोस नतीजा। रूस से हथियार मिलने के बाद बेलारूस ने कहा यूक्रेन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यमन में सऊदी अरब के हवाई हमलों का भारी विरोध। सना में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। हूथी विद्रोहियों के कंट्रोल में है राजधानी सना। यरूशलेम में प्रशासन ने तोड़ी गई फलस्तीनी विवादित संपत्तियां। बेदखल परिवारों ने जताया विरोध। पुलिस से हुई धक्का। हॉन्डुरास की संसद में जमकर मारपीट। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों में आपस में हुई बहस। बाद में जमकर चले लात घूंसे। प्रोविजनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे थे शपथ। विरोध में कुछ सांसदों ने पोडियम पर चढ़कर मारपीट। इटालियन कोस्ट गार्ड ने 305 शरणार्थियों को रेस्क्यू किया। ज्यादा लोग होने की वजह से नाव में डूबने का था खतरा। न्यूयॉर्क में जीसस क्राइस्ट की एक पेंटिंग नीलाम होगी। पेंटिंग के लिए $40 मिलियन बोली का अनुमान है। सन 1500 से 1505 के बीच की ये पेंटिंग बताई। हवाई में समुद्री कचरे में फंसी वेल। रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम। वेल को कचरे से निकालने की कोशिश में लगातार जुटी टीम। सीरिया में हिबा तूफान के बाद बर्फबारी। लोगों ने लिया बर्फबारी का मजा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ऐलान। कोलंबस में $20 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाए इंटेल कॉर। 3000 नौकरियों के साथ चिपों की कमी भी होगी दूर। दिसंबर में खत्म हुए तीसरे क्वार्टर में रिलायंस को भारी मुनाफा हुआ है। 18,549 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। कंपनी ने दी खुद जानकारी। देश में विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी। $634 अरब के पार पहुंचा आंकड़ा। अमेरिकी शेयर मार्केट 2 साल के निचले स्तर पर है। नैस्डैक और S&P 500 में मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट। गौतम अडानी बदलेंगे ऑटो सेक्टर की सूरत। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में आजमाएंगे हाथ। वोडाफोन आइडिया को तीसरी तिमाही में 7,230 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इनकम में भी गिरावट आई। टोयोटा हिलुक्स मार्च में होगी लॉन्च। 50,000 रुपए से बुकिंग शुरू। इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसे फीचर्स। निक प्रियंका की खराया नन्हा मेहमान। सरोगेसी के जरिए मां बनी प्रियंका। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। प्राइवेसी मेंटेन करने की भी गुजारिश की। सलमान खान का नया गाना मैं चला आउट फिल्म अंतिम के लिए शूट हुआ था ये गाना। KGF चैप्टर 2 की वजह से नहीं बदली जाएगी आमिर की फिल्म की रिलीज डेट। लाल सिंह चड्ढा 14 अप्रैल को ही होगी रिलीज। फिल्म RRR के बेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए 18 मार्च और 28 अप्रैल की डेट फाइनल की। थिएटर खुलने पर निर्भर करेंगी रिलीज। आयुष्मान खुराना को मिला जयदीप अलावत का साथ। फिल्म एंड एक्शन हीरो के लिए लंदन में हो रही है शूटिंग। और समाजवादी पार्टी की इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको सीधे पीसी में लिए चलते हैं। तो समाजवादी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमें इस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी सज्जनों और हमारे प्रेस के भाई बहने, आज हमारे बड़े नेता जनेश्वर मिश्रा जी के जन्मदिन है। अभी हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि दे चुके हैं, पुष्पांजलि भी दी। पुण्यतिथि उनकी। और जन्म 5 अगस्त 1933 का था। तो जनेश्वर मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता की पुण्यतिथि है। उस मौके पर उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको पुष्प अर्पित किए गए, उनको नमन किया गया। और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से। लखनऊ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यूपी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। पहले उनके आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर बात हो रही थी। हालांकि अब ये साफ हो गया कि वो करहल से चुनाव लड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। जड़ों से जुड़ी है विरासत अपनी। आओ इसे उज्ज्वलित करें। ट्रू पावर अर्थिंग्स एंड वायर्स, दिल की ऊष्मा से देश की ऊर्जा तक। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। चुनाव कोई भी जीते, लेकिन दिलों पर रॉयल के पिसे मसालों का ही राज है। रॉयल मसाले। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सोनू निगम आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। ओह माय गॉड। कितने लोगों में वायरस फैलाया? सरदार, सभी ने दोनों डोज लगवाए हुए थे। बच्चों को भी डोज लगे, हमारा वायरस असर नहीं कर रहा है। कोरोना के बच्चों बिना वायरस फैलाए लौटाए। क्या समझा था? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? सरदार, बूस्टर डोज भी लगवाया था उन्होंने। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई वैक्सीन नहीं लगवाता तो सरकार कहती है बेटा लगवा ले नहीं तो कोरोना आ जाएगा।
और तुम मेरा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, हाँ? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब तेरा क्या होगा ओमिक्रॉन, हाँ? सरदार मैं तो अभी आया हूँ। तो अब जा और खूब वायरस फैला, हाँ? जो डर गया समझो मर गया, हाँ? जिसे ओमिक्रॉन हो गया वो कोरोना से बच गया। अब क्या करेगा कोरोना का सरदार? Oh my God! हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। भाई तुम्हारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। योगी का विजय संकल्प, क्या है कोई विकल्प? लखनऊ से रजत शर्मा के साथ चुनाव मंच 29 जनवरी सुबह 11 बजे से सिर्फ इंडिया टीवी पर। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। और अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो इंडिया टीवी आपको देगा मौका हमारे मंच पर आने का। आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और बने हिस्सा हमारी पहल का। ये पब्लिक है, सब जानती है। एक शब्द नहीं बोलेंगे हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान, खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। बीपी बढ़ना बहुत ही खतरनाक होता है। उससे लीवर, किडनी, लंग फेलियर हो जाता है। दूध में केसर और शिलाजीत पीने से लो बीपी में इंस्टेंट फायदा होता है। 5 आसन और छोटे छोटे घरेलू उपाय करके आप लो बीपी से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाएं, रोजाना 30 मिनट योग अपनाएं। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी। मैं सबसे कहता हूँ, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। प्रदर्शनकारी जो है लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहाँ पर इस समय फायर कंटिन्यू किया जा रहा है और वहाँ से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से इंडिया टीवी आपकी आवाज। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देशी घी। पतंजलि गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। यादवलैंड से हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। रामगोपाल यादव ने आधिकारिक ऐलान किया। यूपी में डिजिटल प्रचार के लिए बीजेपी के रथ रवाना। लखनऊ से सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिखाई हरी झंडी। योगी बोले, अब लोगों की जगह अपराधी कर रहे हैं पलायन। पश्चिम यूपी में फिर गूंजेगा पलायन का मुद्दा। कैराना में अमित शाह तो अलीगढ़ और बुलंदशहर में योगी का डोर टू डोर कैंपेन। यूपी के लिए मायावती ने दिया नया नारा, हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। सेकंड फेज के लिए 51 कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे और अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने इसका औपचारिक ऐलान किया। पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। मैं उनके विजय की और उनके पूरे अभियान की सफलता की कामना करता हूं। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया आधिकारिक रूप में कि करहल सीट से अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, वहां पर अखिलेश इस वक्त मुखातिब हुए हैं इस प्रेस से। 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है, तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करने में समाजवादी लोगों को समय नहीं लगेगा। इसलिए 22 का रोजगार के लिए आईटी सेक्टर के लिए केवल पहला संकल्प है कि 22 लाख नौजवानों को जो प्रोफेशनल होंगे, क्वालिटी जॉब होगा, एजुकेशन जो कर करके इंजीनियरिंग करें, उनको नौकरी देने, रोजगार देने का काम समाज सरकार में उस दिशा में काम करेंगे। जो और मुझे खुशी है इस बात की कि आज समाजवादी पार्टी में बहुत लोग शामिल हो रहे हैं और शामिल ही नहीं हो रहे हैं, वो चुनाव को भी फेस करेंगे। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूँगा कि नाम पढ़ें। हमारे पत्रकार भाइयों, बहुत हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि श्री प्रवीण सिंह ऐरन, पूर्व सांसद बरेली, आज समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर विश्वास करते हुए शामिल होने आए हैं। उनका स्वागत करते हैं। श्रीमती सुप्रिया ऐरन, पूर्व मेयर बरेली, श्रीमती रीता सिंह
स्वर्गीय राजा महावीर सिंह जी की धर्मपत्नी है पूर्व विधायक संडीला श्रीमती रीता सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुमति चाहते हैं कि आपको शामिल करने की अनुमति दें। मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार बनाने में, आपके आने से, आपके सहयोग से, समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया कि सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल हमसे। और पहले समाजवादी पार्टी की थी, ये क्यों नहीं बोलते हो आप? और एमएलए रहे, वो आज दुर्भाग्य हमारे बीच में नहीं है, महावीर सिंह जी, वो एमएलए रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, बरेली कैंट, उन्हें सब पता है, वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। ये जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जो डबल इंजन की सरकार है, केवल एक बिहार से गाना आया तो उससे घबरा गई। कहो तो प्ले करा दूं मैं आपके लिए, कहो तो मैं प्ले कर दूं। तो आप ये भी सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जो बता रहे थे कि अगर वो लैपटॉप बांट सकते हैं करीब 28 लाख, तो वो 22 लाख नौकरी क्यों नहीं दे सकते, तो ये वादा कर रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया है और आरोप लगाया कि मोहम्मद मुस्तफा पंजाब में चुनाव के दौरान सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मालवीय ने कहा कि सिद्धू और कांग्रेस पंजाब के लिए बेहद खतरनाक है। पंजाब में कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के पति मोहम्मद मुस्तफा ने मलेरकोटला में अपनी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि वो अपनी कौम के सिपाही हैं, अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, अगर उनके जलसे में कोई रुकावट की गई तो घर में घुसकर वो मारेंगे। मोहम्मद मुस्तफा का जहां कार्यक्रम हो रहा था उसके पास में आम आदमी पार्टी का भी प्रोग्राम चल रहा था। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में भीड़ देखकर मोहम्मद मुस्तफा भड़क गए और पुलिस प्रशासन को धमकी देने लगे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी फौजी हूं, मैं कौमी सिपाही हूं, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूं जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन का भी बताना चाहता हूं, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई, तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय जुड़ गए हैं। मालवीय जी, आपने जो ये वीडियो का जिक्र भी किया है, इसमें जो हमने सुना है, इसमें शायद लगा है गुस्से में ये बात कह के, आपको लगता नहीं है? देखिए, गुस्से में इस प्रकार की बातें चुनावी माहौल में नहीं कही जाती, और खास तौर से जब आप पंजाब जैसे सूबे के डीजीपी रहे हो। ये पूरी तरीके से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए दिया गया भाषण है। वो अपने भाषण में ये कहते हैं कि अगर हिंदुओं को यहाँ पर जलसा करने की इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा जिनको संभालना मुश्किल होगा। आपको ध्यान होगा, मलेरकोटला पंजाब में एकमात्र ऐसा जिला है जो मुस्लिम बहुल है, और वहां पे इस प्रकार का बयान देना शुद्ध रूप से सांप्रदायिकता की आग को भड़काने का प्रयास है। और ये व्यक्ति नवजोत सिंह सिद्धू का करीबी है, और हाल के दिनों में जिस प्रकार के बयान नवजोत सिंह सिद्धू ने दिए हो पाकिस्तान को लेके, या उनके आर्मी चीफ को गले लगाने का मसला हो, या वहां के मुख्यमंत्री को अपना बड़ा भाई कहना, ये सारे विषय इस बात को दर्शाते हैं कि कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू के वहां रहते हुए जो गांधी परिवार के चहेते और चुने हुए नुमाइंदे हैं पंजाब में, पंजाब की स्थिति सुरक्षित नहीं है। अगर इस प्रकार के लोग पंजाब में सांप्रदायिक राजनीति करेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, बॉर्डर से आने वाले हथियार ड्रग्स के जखीरे पे कड़ाई नहीं करेंगे, तो पंजाब के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक वो मुख्यमंत्री थे, जब तक उनको गांधी परिवार ने हटा नहीं दिया, तब तक वो इस बात को कहते रहे कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए ठीक नहीं है। पंजाब के लिए नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा खतरा है, उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और आज जिस प्रकार का बयान पंजाब के पूर्व डीजीपी ने दिया है, उससे ये सिद्ध होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस पार्टी, उनके आसपास के जो लोग हैं, जिनमें मोहम्मद मुस्तफा जैसे लोग भी शामिल हैं, और स्वयं गांधी परिवार, पंजाब को गर्द में ढकेलने का पूरा प्रयास कर रही है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप गुस्से में भी है तो कोई व्यक्ति जो जिम्मेदार पद पर है, क्या वो इस तरह के बयान को बोल सकता है कि वो एक कौम के सिपाही हैं? अगर इजाजत दी जाती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए क्यों इस वीडियो को लेकर विवाद हो रहा है। आप जब सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी फौजी हूं, मैं कौमी सिपाही हूं, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूं जो डर के घर में घुस जाऊंगा।
अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। मैं जिला पुलिस